ठीक है. Okay, now we are resuming our ongoing discussion. कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था? एकदम से ही सेशन मैंने एंड किया था क्योंकि काफी टाइम हो गया था लास्ट मीटिंग में. कोई बात ऐसी तो नहीं थी जो बीच में रह गई थी? नो सर, हमने वो वीकली हॉलीडे डिस्कस कर ली थी ठीक है, एसटीपीसी बनने में। वीकली हॉलीडे, बट सवाल ये आया था कि वीकली हॉलीडे की पेमेंट होगी नहीं होगी, इस तरीके का सिलसिला होगा. ओवर टाइम कैलकुलेशंस हम लोग देख चुके हैं. एक चीज जो और थी, मुझे सेशन क्लोज करने के बाद याद आया था, एक टर्म है स्प्रेड ओवर. इसे भी जरा हम डिस्कस कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, हियर इट इज. स्प्रेड ओवर. अब स्प्रेड ओवर क्या चीज होती है, स्प्रेड ओवर कितना है, इसे जरा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. आप में से कोई एक इसे पढ़ के एक्सप्लेन कर सकता है? मुजम्मिल और सुमैया के अलावा अगर कोई और आवाज आए तो अच्छा रहेगा. सर मैं कर लूं? अच्छा, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इसका क्या मतलब, क्या बन रहा है? कोई वॉलंटेरिली एक्सप्लेन करना चाहेगा इसे? सर हाईलाइटेड इसमें सर टेक्स्ट. ये जी लिखा जी जी. सर इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अडल्ट और एडोलेसेंट हैं उन्हें क्या कहते हैं रेस्ट टाइम और जो उनका मील टाइम है वो अंडर सेक्शन 7 के तहत दिया जाएगा और मतलब उनके विंटर्स में 10 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं करवाया जाएगा और समर में 11 घंटे से ज़्यादा. अच्छा अडल्ट ठीक है. की बात कर रहे हैं. ठीक है, एडल्ट को फोकस और करते हैं. अगर एडोलेसेंट जी ठीक है, नहीं हम एडल्ट को फोकस कर लेते हैं, फिर वो दोनों चीजें एक साथ लेकर चलेंगे ना तो पहली रीडिंग हम ले रहे हैं तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए फिलहाल सिर्फ एडल्ट पढ़ लेते हैं. उसके बाद फिर जो जी दूसरी तीसरी रीडिंग ले रहे होंगे उससे फिर एडोलेसेंट को हम देख लेंगे. तो एडल्ट का आप कह ओके रही हैं सर. कि स्प्रेड ओवर, आपने कहा कि स्प्रेड ओवर किस चीज को कहते हैं? स्प्रेड ओवर वो टोटल ड्यूरेशन है जिसमें लंच सॉरी जिसमें पीरियड ऑफ रेस्ट शामिल है. तो कहा यह गया है कि विंटर में 10 घंटे से ज़्यादा का स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिए और समर में 11 आवर्स से ज़्यादा का स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिए. अब स्प्रेड ओवर आप किसे कह रहे हैं? स्प्रेड ओवर में आप टोटल उस टाइमिंग को कह रहे हैं जिस टाइमिंग्स में आपका एम्प्लॉय आपकी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर मौजूद होगा. फॉर एग्जांपल, सुबह अगर आप 8 बजे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट ओपन कर रहे हैं तो आ, आजकल सर्दियां हैं, 10 घंटे कब बनेंगे? सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे. तो 6 बजे से देर 6 बजे के बाद तक आप उसे नहीं रोकेंगे, जो ऑर्डिनरी वर्किंग है. अब इसमें आप देखें, आपने उसे 10 घंटे रोका है, वर्किंग आपने कराई है 9 घंटे की, पेमेंट उसको 9 घंटे की हो रही है, आपने 1 घंटे का ब्रेक दे दिया, 10 घंटे वो आपके पास ब्लॉक हो गया, आपके पास रुका हुआ. समर में यही चीज 11 आवर्स से चली जाएगी. समर में जरा डे लाइट ज्यादा होती है तो ट्रेवलिंग में समझा जाता है कि प्रॉब्लम है कि रोशनी में ही वो पहुंच जाएंगे. तो स्प्रेड ओवर का हम यूँ कह रहे हैं कि टोटल टाइम जिसमें एम्प्लॉय आपकी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद होगा. काम कितना करेगा? काम करेगा 9 आवर मैक्सिमम इन अ डे. स्प्रेड और रुक कितना सकता है? 10 आवर्स इन विंटर और 11 आवर्स इन समर. अच्छा, फिर यहाँ पर ओवर टाइम की गुंजाइश बन रही है क्या? यहाँ पर ओवर टाइम की गुंजाइश बन रही है? ओवर टाइम की गुंजाइश में नहीं बन रही. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि स्प्रेड ओवर का ये मतलब है कि इसमें वर्किंग आवर्स और पीरियड ऑफ रेस्ट शामिल है तो ओवर टाइम की गुंजाइश नहीं, 10 घंटे से ज्यादा का आप स्प्रेड ओवर नहीं दे रहे. तो इसको आप इस तरीके से लें कि ओवर टाइम इसके बाद है. ये स्प्रेड ओवर बात हो रही है नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस की. वर्किंग आवर्स हैं 9 घंटे, डेफिनेटली आप 9 घंटे उससे मुसलसल काम नहीं कराओगे क्योंकि 6 घंटे के बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक देना है. तो मैक्सिमम रिलैक्सेशन देते हुए कि अगर किसी ने 6 घंटे काम भी कराया है, 1 घंटे का ब्रेक दिया है, 9 घंटे मैक्सिमम वर्किंग करा सकते हैं, 10 घंटे रख दिया विंटर में. समर में 11 आवर्स रख दिया. और इस अगर आप 11 आवर्स काम कराओगे या तो आप 2 घंटे का ब्रेक दो, ठीक है, या आप उसे ओवर टाइम दें. तो ये स्प्रेड ओवर है.
एक है शिफ्ट चने वो फैक्ट्रीज में वगैरह देख लेंगे, वर्किंग आवर्स, और स्प्रेड ओवर है वर्किंग आवर प्लस पीरियड ऑफ रेस्ट जिसमें एम्प्लॉयर आपके पास काम कर रहा है। जो स्प्रेड ओवर है 10 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। तो जब भी आप शेड्यूलिंग करेंगे तो शेड्यूलिंग आप इसी से ख्याल रखेंगे। अब खास तौर पर आप ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो जो ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करे, तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीरो पॉइंट कहाँ पर होगा, मतलब वो पॉइंट जहाँ से पहला एम्प्लॉय, दूर तरीन एम्प्लॉय कौन होगा, तो उसको लाने और ले जाने का टाइम सुबह में भी और शाम में भी, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है आपने आउटसोर्स की या आपकी ट्रांसपोर्ट है, उसे भी वापस आना है अपने पॉइंट पर। अब ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है वो भी तो वर्कर आएगा ना, मतलब वो वर्कर कहलाएगा या एम्प्लॉय है, उसे भी तो ओवर टाइम दोगे, वो तो इस टाइमिंग के बाद काम कर रहा है। बाद में वर्कर्स को कैसे करेंगे, वर्कर्स को डेली ओवर टाइम देना पड़ेगा। सॉरी, ड्राइवर, आपके पास ड्राइवर है, ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, डेली ओवर टाइम दोगे। हाँ सर, मंथ पे देंगे उनको जितना बनेगा। हाँ, मतलब डेली ओवर टाइम कैलकुलेट होगा, मंथ में पेमेंट हो जाएगी। तो जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स की जॉब ज़रा टफ है, क्योंकि हम और आप तो इस्टेब्लिशमेंट में सुबह 8 से 5 या 8 से 6 जो भी वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट दी जा रही है तो उसकी जो वर्किंग है वो शायद 2 घंटे पहले शुरू होगी, और हमारी छुट्टी के बाद उसके शायद 2 घंटे बाद उसका ऑफ होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये इसकी वर्किंग नहीं है, वर्किंग आवर्स उसके बीच में आप कोई भी काम करा रहे हो तो इसका ओवर टाइम बनेगा। तो इसलिए ड्राइवर्स जो होते हैं, ड्राइवर्स का ओवर टाइम ज़रा ज़्यादा बन जाता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा बन जाएंगे तो ओवर टाइम बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ओवर टाइम बनता है। इस्टेब्लिशमेंट में हम इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। कभी आपके पास कोई काम आया हुआ है तो ठीक है, आप देर तक बैठ रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे, उन पर ये एक्ट अप्लाई होगा सॉफ्टवेयर हाउसेज पे। जनरली अभी देखने की जरूरत नहीं, जनरली फर्स्ट थॉट आप बता दें आपको। सॉफ्टवेयर हाउसेज, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाँ सर, वहाँ पर होगा। अप्लाई होगा फर्स्ट थॉट। ठीक है, फर्स्ट थॉट यही कह रही है। चलिए इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस पर ये चीज़ अप्लाई होती है या नहीं होती। अच्छा, अब हम ज़रा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहे हैं जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हैं। सेक्शन 11, टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस को अगर हम थोड़ा सैलरी के तौर पर भी हम बात कर लें, सैलरी हम बात कर लें, वैसे वेजेस की टर्म इधर क्यों इस्तेमाल की है, वेजेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, बार बार सैलरी बोल रहा हूँ, सैलरी की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, वेज को इन्होंने अलग ही रखा हुआ, इसको मजीद अलग एक्सप्लेन किया हुआ। तो ठीक है, हम फिलहाल वेज और सैलरी को हम सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं सैलरी के टर्म इस्तेमाल करूंगा कि मैं यूज टू इसी टर्म से हूँ। वेज आमतौर पर टर्म इस्तेमाल होती है जब आप वर्कर या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोगों को आप पे कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप वेज की टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सैलरी जब आप सर्विस सेक्टर में जनरली ये टर्म इस्तेमाल होती है। वी वर डिस्कसिंग दिस सेक्शन 11 और यस। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ रही है कि तनख्वाह, सैलरी, वेजेस कब मिलेंगी, मंथली मिलेंगी, वीकली मिलेंगी, डेली मिलेंगी। ठीक है, और कितना डिले हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो जनरली हम ये कहें कि सैलरी आपको कब मिलती है, हमारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाती है। ऐसे ही जनरल अंडरस्टैंडिंग ये बात कर रहा हूँ, नॉट द प्रैक्टिस। कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो पीरियड ऑफ पेमेंट है उससे पहले दे देती हैं, 29-30 को कहीं सैलरी आती है। कहीं पर ऐसा होता है कि एक वीक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद सैलरी आती है। कहीं पे कुछ अकाउंट का मसला हो रहा होता है, जैसे मेन अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मेन अकाउंट मीज़ान में है आपके इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है उसने कहा भाई कि मेरा अल हबीब में अकाउंट है, मुझे सैलरी अल हबीब में चाहिए। तो पहले सैलरी ट्रांसफर होगी मीज़ान में, मीज़ान के बाद अल हबीब में जाएगी। तो जो एक क्लियरिंग का टाइम होता है, क्लियरिंग में 2 दिन लग जाते हैं। अब तो खैर नेक्स्ट डे हो रहा है, अब थोड़ा इंप्रूव कर लिए चीज़ें, तो 2 दिन का डिफरेंस ज़रूर आ जाएगा। ये फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन सैलरी पर आ जाएगी। अब सैलरी का जो सिलसिला है वो ये है कि देखें, एक तो ये है कि ये वेज पीरियड है, सब सेक्शन 2 में जा रहे हैं, वेज पीरियड है। मंथली से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्वार्टर पेमेंट करेंगे, यार इस महीने पैसे नहीं दे रहे, हम आपको पैसे देंगे 2 महीने
कि इकट्ठी सैलरी दे देंगे, 3 महीने की इकट्ठी सैलरी दे देंगे। बाय लॉ इट इज प्रोहिबिटेड। बाय लॉ ये मेंशन है कि आपका जो पेमेंट पीरियड होगा वो 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा। आपको डेली देना है, आप डेली दे दें। आप वीकली पेमेंट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दिस। आप फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन की पेमेंट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दिस। मंथली पेमेंट ओके, नॉट मोर देन अ मंथ। 2 महीने की पेमेंट आप इकट्ठी, मतलब वो ड्यूज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ रेगुलर, ऑन द रेगुलर बेसिस। क्वार्टर पेमेंट नहीं होगी, सैलरी वेजेस आपको मैक्सिमम मंथली देनी है। वीक में देना चाहो तो आपकी मर्जी है। और मंथ की भी जो आप दे रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना डिले कर सकते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। The wages of every employee in a shall be paid on the working day before the expiry of the 7th day or the last day of the wage period. Before the, क्या मतलब क्या बन रहा है? Before the expiry of 7th day or the last day of the wage period in respect of which wage are payable. क्या मतलब बन रहा है इसका? और मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1 महीने की सैलरी साइकिल है, आपको मंथली सैलरी मिलती है। तो मंथली सैलरी में सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी डिस्कस कर ले इसे। सर 7वां दिन जो होगा वो मतलब दिन मतलब वर्किंग आवर खत्म होने से पहले ही उसकी जो है उसको सैलरी मिल जानी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब विद इन 7 डेज, मतलब अगर आपने कहा है कि फॉर एग्जांपल सैलरी आमतौर पर एडवांस में तो मिलती नहीं, सैलरी काम करने के बाद मिलती है। जैसे अभी हम दिसंबर के मंथ में हैं, तो दिसंबर की जो सैलरी मिलेगी, दिसंबर की सैलरी मिलेगी जनवरी में। अब जनवरी का जो पहला हफ्ता है, फर्स्ट 7 डेज हैं, उनके अंदर अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए। अब उसमें फिर जो चीज़ें आती हैं कि दूसरा बैंक है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दी थी, वो अलग है, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो तमाम चीज़ें भी इसके अंदर अंदर कवर हो जाएं। अच्छा, सैलरी का पीरियड क्या होगा? मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। मंथली सैलरी 15 डेज की भी मिल सकती है, वीक की मिल सकती है। विद इन 7 डेज सैलरी मिल जानी चाहिए। सैलरी का मोड क्या होगा? लॉ क्या कह रहा है? कैश डीलिंग होती है, होगी। अब लॉ ये कह रहे हैं कैश डीलिंग नहीं होगी। ये 2015 का लॉ बना हुआ है। लीगल टेंडर्स हैं, या तो क्रॉस आप चेक दे दें, आप चेक दे दें, या आप बैंक ट्रांसफर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वरना इसमें लिखा हुआ क्या है, गाइडलाइन क्या दी गई है? ऑल वेजेस शैल बी पेड इन लीगल टेंडर थ्रू क्रॉस चेक ऑफ द कमर्शियल और शेड्यूल बैंक। क्रॉस चेक के थ्रू आपको पेमेंट करनी है, लॉ ये कह रहा है। अब इससे आगे कमर्शियल या शेड्यूल बैंक की बात करें तो क्रॉस चेक इन्हीं के होंगे। बैंक ट्रांसफर आप करना चाह रहे हैं, बैंक ट्रांसफर करने में वो ज़्यादा आसान हो जाता है। उसमें क्रॉस चेक मतलब, क्योंकि फिर क्रॉस चेक्स में ये होता है कि चेक लीव्स का एक अलग खर्चा, एक झंझट होता है। चेक्स बनाने पड़ते हैं, हर चेक पे इंडिविजुअली साइन होगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होगा, फिर वो डिपॉजिट कराएगा, फिर उसके अकाउंट में आएगा। तो ये सबके लिए हेक्टिक होता है, तो बैंक ट्रांसफर ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। ये तो 2015 का है। अब तो बैंक ट्रांसफर पर ही फोकस कर रहे हैं कि बैंक ट्रांसफर आप क्या करें, क्योंकि उसको ट्रैक करना आसान होता है। ट्रैकिंग इधर भी, क्रॉस चेक में भी ट्रैकिंग हो जाती है, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा आसान होता है जब बैंक ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पूरे बैच ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई रेगुलर पेमेंट्स की बात। अब इसमें ये सिलसिला है कि अगर किसी को टर्मिनेट किया है, किसी की सर्विसेज खत्म हुई है, तो उसकी पेमेंट का क्या सिलसिला होगा? उसकी पेमेंट का क्या होगा? उसकी पेमेंट का ये होगा कि अगर आप किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो आप उसे अगले दिन उसके सारे ड्यूज क्लियर कर दें। ये नहीं कि उसे चक्कर लगवाएं, या किसी का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, खुद उसने रिजाइन किया है, ठीक है। टर्मिनेटेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सख्त वर्ड है, लेकिन हम इसको थोड़ा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि किसी ने रिजाइन कर दिया है, या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है, लास्ट वर्किंग डे जब उसका था, तो उसके बाद उसके जितने भी ड्यूज हैं, पहले की सैलरी रुकी हुई है, या एनुअल लीव्स थी उनकी पेमेंट थी, कैश इन लीव इनकैशमेंट था, जो भी सिलसिला था, सारी की सारी ड्यूज आप पहले सेकेंड डे उसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि टर्मिनेशन आपने की है, आपको पहले से पता था, कम से कम 15-20 दिन पहले से तो पता था ना आपको कि आपको इस बंदे को फारिग करना है। या आपने रिजाइन किया है तो रेजिग्नेशन 1 महीना पहले तो आया होगा ना, आपने एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा कि ये बंदा 1 महीने के बाद नहीं होगा, वो नोटिस दे चुका है, तो इसलिए उसके ड्यूज प्रिपेयर करके रखने। अच्छा, इन चीज़ों के बाद ये
पेमेंट्स के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज, बाकी चीजों का मैं स्किप करके क्विकली मैं आ रहा हूँ हॉलीडेज पे। सेक्शन 14, ये सेक्शन 14 है। इसे भी जिस तरह हमने वर्किंग आवर्स और पे ओवर टाइम कैलकुलेशन देखी हैं, इसी तरीके से इसे भी देखिएगा। इस सेशन के बाद भी आप लोग डिस्कस करना चाहें, आई एम अवेलेबल टू डिस्कस, और इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्योंकि जब आप जहाँ पर जॉब कर रहे होंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे, अभी बहुत हद तक समझ में भी नहीं आएंगी, मैं फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ। जब जॉब कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको 1 आध साल लगता है इन सारे सिस्टम को समझने में, बेनिफिट्स किस तरीके से हैं। तो अगर आप पहले से कुछ चीज़ें समझ के जाएंगे तो शायद आप 1 से 3 महीने के अंदर अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, एनुअल लीव, एक अब तक हमने लीव कौन सी देखी है? एक हमने लीव देखी है वीकली हॉलीडे। वीकली हॉलीडे मैंडेटरी है, एस्टेब्लिशमेंट बंद होगी एक दिन लाजमी, और उसकी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, वो चीज होगी। उसके अलावा कौन सी लीव्स हैं? ये लिखा हुआ है एनुअल लीव्स। एनुअल लीव्स कितनी मिल रही हैं? कितनी मिल रही हैं एनुअल लीव्स? कितना लिखा हुआ है हाईलाइटेड टेक्स्ट? हाँ सर 14 डेज 14 डेज। 14 days. 14 डेज मिल रहे हैं, और 14 डेज फॉर ईच 12 मंथ। ठीक है, अगर किसी ने एक एस्टेब्लिशमेंट में 12 महीने काम किया है कंटिन्यूसली, ये नहीं कि उसने कुछ काम किया फिर रिजाइन करके चला गया, फिर आया, फिर काम करके रिजाइन कर दिया, ऐसा नहीं। मुसलसल अगर उसने 12 महीने काम किया है तो ही और शी विल बी इंटाइटल्ड द एनुअल लीव्स फॉर 14 डेज, और ये पेड लीव्स हैं, पेड लीव्स हैं, एनुअल लीव्स। ठीक है, अगर और ये अवेल करनी होती हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप इसे अवेल करें। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आपको इन 14 डेज की एनुअल लीव को अवेल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ठीक है ऐसा होता है कि साल के 12 महीने आप काम कर रहे हो, यू नीड अ ब्रेक। अब ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना कि आप मुसलसल काम करते हो, आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है, बोर हो जाते हो, आप अपना आउटपुट नहीं दे रहे होते हो, आप ब्रेक लें, और इस ब्रेक में आइडियली आउट ऑफ टाउन जाएं। आप आउट ऑफ टाउन जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम रूटीन अपना चेंज करें, घर का जो रेगुलर रूटीन होता है वो मत करें इन 14 डेज में। रिफ्रेश हो, अपने आप को अपग्रेड करें। ठीक है, जॉब का कोई फोन भी नहीं उठाइएगा इस दौरान में, देखिए फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है। स्टडीज में आप लोग देख रहे होते हैं ना, क्या होता है सेमेस्टर सिस्टम में, सेमेस्टर ब्रेक मिलता है ना आप लोगों को, कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है। ये रिफ्रेशर है कि आपने पिछले जो भी पढ़ा है अब आप थोड़ा रिलैक्स करें, माइंड फ्रेश करें, चीजें अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें नए असाइनमेंट्स के लिए, नए सेमेस्टर के लिए। तो जॉब में भी यही कॉन्सेप्ट है। जॉब में ज़ाहिर है 1-1 महीने का ब्रेक नहीं दे सकते, 14 डेज इनफ है। अब वेस्टर्न कल्चर्स में जहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉ हमने उधर से ही कॉपी किए हैं। और जो ऊपर आपने वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, याद है ना वर्किंग आवर की डेफिनेशन? बहुत सख्त डेफिनेशन है, बहुत सख्त डेफिनेशन है। ये अगर आप लोग रिकॉल करें, चार्ली चैपलिन की मूवीज देखी हैं आप लोगों ने? यस नो ये तो बोल दो यार, Yes, sir. मतलब फेमिलियर Yes, sir. है, फेमिलियर है आप लोग। अच्छा, अब उसमें देखिएगा कि उसकी जो अक्सर मूवीज है मॉडर्न टाइम्स वगैरह हो गई या सर्कस वाली मूवी है, वो 19 कब की है? 1910s 20s का पीरियड है। अमेरिकन टाइम डिपिक्ट किया है वहां पर, उसने वर्कर की लाइफ को डिपिक्ट किया है इन अ फनी वे, मतलब उसे हम कॉमेडी कह रहे हैं लेकिन वो डार्क कॉमेडी है। तो उन मूवीज का आप जब आप इस सिनेरियो में देखिएगा, वहां पर वर्कर को वर्कर ही समझाता है कि अगर 8 बजे से 5 बजे तक काम करना है तो बस काम करना है, नो एक्सक्यूज, गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, मर रहे हो, नो, छोड़ दो जॉब। मतलब उस दौरान में कोई किसी किस्म के रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी के रिस्पॉन्स से फिर वर्कर करते भी हैं कि ठीक है ये मेरा ब्रेक है ना, ब्रेक टाइम है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो एक कॉमन एग्जाम्पल है, उसे आप देख लीजिएगा तो शायद आप उस सिनेरियो को समझ सकें। 100 साल पुरानी बात है। तो बहरहाल उधर वेस्टर्न कल्चर में और वेस्टर्न की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वेस्टर्न में ये सब शामिल है, यूरोप से उधर तक की सारी चीजें शामिल है। तो एनुअल लीव का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एनुअल लीव्स अवेल करते हैं। कम से कम मैं जिन कोलीग्स के साथ था, वो साल का शुरू है, जैसे अब है ना, इस वक्त नए साल के कैलेंडर से मार्किंग हो चुकी कि कौन कब कब लीव पे जाएगा। ये 14 डेज कोई जून में अवेल कर रहा है, कोई अगस्त में अवेल कर रहा है, अवेल करना है, वो सब फिर रिफ्रेश होकर आते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में,
जो मतलब होते हैं ना, हर एक सर्किल होता है ना जिसमें डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग होते हैं और अच्छा सर्किल वही होता है। हमारे एक दोस्त है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई छुट्टी क्या, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ छुट्टी इन माय डिक्शनरी। तो हम उसे समझाते हैं कि भाई तुम छुट्टी नहीं करोगे तो कोलैप्स कर जाओगे। ठीक है, यू लव योर जॉब, नॉट द कंपनी, यू लव योर जॉब, लेकिन यू नीड अ ब्रेक। कुछ ऐसे हैं जो कि 14 डेज भी जिन्हें कम कर पड़ते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई 40 दिन की छुट्टी हो तो हो, मजा आ जाए। तो इन चीजों से नहीं, जहन में ये रखिएगा, लॉ ये आपको कहता है कि आपको 14 डेज की छुट्टी की परमिशन है। जब 14 डेज की छुट्टी है, सैलरी मिल रही है, तो क्यों काम करोगे भाई, क्यों करोगे, ये जहन में रखना। अच्छा, एक साल किसी वजह से आप छुट्टी अवेल नहीं कर सके, अल्टरनेटिव नहीं था, आप बहुत क्रूशियल पोजीशन पे काम कर रहे हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या होगा कि वो छुट्टियां ज़ाया हो जाएंगी? वो छुट्टियां ज़ाया नहीं होंगी, वो छुट्टियां अगले साल जमा हो जाएंगी। ठीक है, अगर छुट्टियां अवेल नहीं की हैं तो वो छुट्टियां अगले साल अकमिलेट हो जाएंगी, अगले साल जमा हो जाएंगी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वो छुट्टियां जो अकमिलेटेड हैं वो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी 1 जनवरी 2019 में एम्प्लॉयमेंट हुई, 2019 में आपने 14 डेज की आपको छुट्टी मिली, आपने अवेल नहीं की, आपकी लीव अकाउंट में जमा हो गई। 2020 में आए, अगेन आप छुट्टी पे नहीं गए, आपके अकाउंट में जमा हो गई। 21 में अगर आपने अगेन छुट्टियां अवेल नहीं की हैं, तो अब ये 42 नहीं होगा, अब 30 पे स्टॉप, 30 पे स्टॉप, 12 दिन की छुट्टियां आपकी ज़ाया हो गई, अब ये अकोमोडेट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जिन लोगों की टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुरानी है, जो 2010 से पहले के एम्प्लॉय हैं, 90s के एम्प्लॉय हैं, उधर अकोमोडेट हो रहा था। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अकोमोडेट करते हैं छुट्टियां, कि 100 दिन की छुट्टियां या 180 दिन तक हम छुट्टियां अकोमोडेट कर लेंगे, वो अलग बात है। लॉ ये कह रहा है कि 30 डेज से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होगा। जब 30 डेज से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं हो रहा, तो छुट्टी अवेल क्यों ना करें। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, डिसीजंस आप लोग अपना लीजिएगा। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हर साल नहीं तो कम से कम दूसरे साल आप इन छुट्टियों को प्रॉपरली अवेल किया करें। ठीक, अच्छा, अब फिर इसमें एक और चीज है, एक और अहम बात है। अगर छुट्टी नहीं ले रहे तो क्या उसकी पेमेंट मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार ठीक है, मैं 2 साल में छुट्टी थी, मेरे पैसे जमा, मुझे पैसे दे दो, मैं छुट्टी नहीं ले रहा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसको बस देखिए, बताएं, शायद कुछ इसमें सिलसिला मिल रहा हो। ये सर इसमें तो लिखा हुआ है कि पेड होगी। ठीक है, सर उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि उसको जो पूरी जो तनख्वाह मिलती है वो पूरी मिलेगी, भले वो छुट्टी अवेल करे ना करे। नहीं वो तनख्वाह तो उसे मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनुअल लीव्स हैं, अगर अवेल नहीं करना चाह रहा कोई, ठीक है कि भाई ये ये सर 2021 लीव है, के बदले पे मिलेगा। ठीक है कि मैं लीव नहीं लेना चाह रहा, उसकी बजाय मुझे पेमेंट कर दें, तो पेमेंट मिल जाएगी। यस, इधर जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 पेमेंट हो सकती है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट के बाद भी उस एम्प्लॉयर की वो है कि वो उसने पॉलिसी बनाई हुई है, वो देना चाह रहा है पेमेंट या नहीं देना चाह रहा है। कैश फ्लो का मसला है उसके पास, नहीं देना चाह रहा, वो कह रहा है यार छुट्टी पे चले जाओ, मैं पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि उसे 14 डेज की छुट्टी मिलेगी, पेड लीव होगी। अब वो उसे किस तरह अवेल कर रहा है ये उसके ऊपर है। वो पेमेंट लेना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर दे, छुट्टी पे जाना चाह रहा है, छुट्टी पे चला जाए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, आप लोगों ने रिकमेंडेशन मांगी नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, छुट्टी अवेल करना जहन पर बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग अपने सारे जो आप लोगों ने आउट ऑफ टाउन ट्रिप्स किए होंगे ना, उन्हें जहन में लेकर आ जाना, अपने आप को अपग्रेडेड महसूस करते हो। तो जॉब में अभी जॉब का स्ट्रेस आप में से कुछ मेजोरिटी ने अभी देखा ही नहीं होगा जॉब का स्ट्रेस, तो जब जॉब में जाओगे 2 साल के बाद ये बात याद आएगी। अच्छा, ये बात हुई एनुअल लीव्स, इसकी अकमिलेशन और इसकी पेमेंट की। एक और अहम बात है, ये बात भी अभी समझ में नहीं आएगी आपको, ये बात कम से कम जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ये कम से कम भी 3 से 5 साल के बाद आपको समझ में आएगी, लेकिन पढ़ लेते हैं, शायद जो लोग बैठे हुए आवाज कान में पड़ जाए, शायद जहन में कहीं रहे। एक्सपीरियंस पीरियड किस तरह काउंट होता है?
एक्सपीरियंस पीरियड कैसे काउंट होगा? अब जैसे ये होता है ना कि यार आप छुट्टी पे चले गए, जब छुट्टी पे गए थे तो उस छुट्टी के दौरान में आप वहाँ मौजूद तो नहीं थे, तो क्या इस दौरान में आप को एक्सपीरियंस काउंट होगा या एम्प्लॉयमेंट काउंट होगी इस दौरान में? क्या होना चाहिए? लॉजिकली तो यू वर एब्सेंट फ्रॉम योर जॉब, यू वर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर। आपकी जॉब कोई और कर रहा था, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और कर रहा था, तो होना तो नहीं चाहिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप उधर की एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो लेकिन आप छुट्टी पर भी हो, तो भी आप एम्प्लॉय ही शुमार होगे और आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। ठीक है, जर्नल में एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे एक कुलीग थे, अपनी एग्जाम्पल कम से कम देता हूँ, बाद में फिर कोई ना कोई कहता है कि यार अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। हमारे एक कुलीग थे इन 2011, ओके, ही वाज लेक्चरर देयर। तो उन्होंने अवेल की ये इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम HEC का है, जिसमें 6 महीने के लिए आप जाते हैं किसी भी एडवांस कंट्री में, उनकी लेबोरेटरी में काम करके आते हैं। तो वो साहब गए थे उधर 6 महीने के लिए, और 6 महीने का जो स्टे था वो एक्सटेंड किया था 9 मंथ्स तक। 10 मंथ्स के बाद वो वापस आए थे। फिर व्हेन ही वाज लिविंग इन 2015, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने की बात आ रही थी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या ये पीरियड काउंट किया जाए या काउंट नहीं किया जाए। तो काफ़ी बहस के बाद अल्टीमेटली ये पीरियड काउंट किया गया था। क्यों? क्योंकि उस दौरान में वो साहब एम्प्लॉयमेंट में थे, रिज़ाइन तो नहीं किया था ना, लीव पे थे। तो यूँ समझें कि जब आप लीव पर होते हैं तो आप, अगर आपने रिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय ही शुमार होंगे। अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है, इंश्योरेंस कार्ड्स मिल रहे होते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस आप इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ यू आर द एम्प्लॉय। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस का है। अगर आप लीव पर भी जाते हो, किसी भी किस्म की लीव पर, स्टडी लीव पर जाते हो, सिक लीव पर जाते हो, एनुअल लीव पे जाते हो, तो वो आपका ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही काउंट होगा। ये नहीं होगा कि आपने इतने अरसे से इतने अरसे तक काम किया था, फिर आप इतने अरसे छुट्टियों पे चले गए थे, फिर आप वापस आए। नो, जब तक एम्प्लॉयमेंट में रिजाइन नहीं किया या आपको टर्मिनेट नहीं किया, ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, किसी किस्म का कोई सवाल है इस हवाले से तो काइंडली प्लीज। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इधर एक और ये अगला टेक्स्ट पढ़िएगा कि फीमेल एम्प्लॉयज की बात है मैटरनिटी लीव्स के हवाले से। अब इधर वर्डिंग्स नहीं लिखी, वर्डिंग्स नहीं लिखी, बल्कि सीधे सीधे रेफर कर दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958। इधर आप चले हैं, इसमें कितना लिखा हुआ है, तो इसको भी सॉर्ट ऑफ आप देख लीजिएगा कि कितने दिन की छुट्टी इस सब मिल सकती है। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958 पुराना है, ये मैटरनिटी ऑर्डिनेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, ये भी चेंज हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनकरेज कर रहा हूँ कि काइंडली आप लोग इसे देखें। इसमें आज की तारीख में 2020 में मैटरनिटी लीव कितनी है, और ये पेड लीव है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक तो होते हैं, अब बहरहाल जब आप लोग बिजनेस में होगे ना, आप लोग एम्प्लॉयर बनोगे, तो आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा, या जब आप में से कोई मैटरनिटी लीव अवेल करना चाहेगा उस वक्त उसे अंदाजा होगा, या आपकी वाइफ, शादियां होगी अभी इंशाल्लाह सबकी, आपकी वाइफ मैटरनिटी लीव पर जाती है जॉब करने के दौरान में, तो उससे पता चलेगा कि ये क्या फायदा है क्या नुकसान है। ड्यूरेशन आप लोग ढूंढें खुद, ठीक है, ड्यूरेशन ढूंढें, और बस ही में रखिएगा किसी पेमेंट है। ये पेड लीव्स हैं, कितनी है पेड लीव? 40 डेज हैं, 6 मंथ हैं, 3 मंथ्स हैं, ये आप लोग ढूंढें, और बाकायदा रेफरेंस के साथ। बाकायदा रेफरेंस होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइट करने में। अभी 2 से 3 केसेस से लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये ऑर्डिनेंस तो नहीं, जो करंट एक्ट है वो निकाल के दिखाया था, तो उसमें फिर HR से बहस करके, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हमदर्द यूनिवर्सिटी, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक बंदा बेनिफिट्स कट करने में लगा हुआ होता है, तो आपको ये लॉ जरूर पता होने चाहिए। ठीक है। आफ्टर द एनुअल एंड मैटरनिटी लीव्स कम्स द कैजुअल एंड सिक लीव्स। अच्छा, कैजुअल और सिक लीव्स में देखो, इसमें भी मेरा जो ओपिनियन है बहुत डिफरेंट है, और इसमें अपने बॉसेस से भी मैं सुनता रहता हूँ शुरू से ही ना, 2000 जब से जॉब कर इंडस्ट्री में, एकेडमिया में, तो लेकिन बहरहाल जो ओपिनियन है, और वो मैं अपना ओपिनियन मैं यहाँ भी शेयर करूंगा। पहले ये देख लें कैजुअल लीव होती क्या है और सिक लीव्स क्या होती है। क्या होती है कैजुअल लीव? एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड कितनी 10 डेज कैजुअल लीव्स होंगी, 10 डेज की इन अ कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर की बात कर दी है,
ये बात ध्यान में रखना, नॉट द फिजिकल ईयर। हो सकता है कुछ कंपनीज का ईयर जुलाई टू जुलाई चलता हो, अब यहाँ कैलेंडर ईयर की बात कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने, कहते हैं कि ये जनवरी टू दिसंबर चलेगा। तो जनवरी टू दिसंबर के पीरियड में आप 10 छुट्टियां, 10 कैजुअल लीव्स आप अवेल कर सकते हो। और क्या, सच लीव्स शैल नॉट ऑर्डिनरी बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 days एट अ टाइम एंड शैल नॉट बी अक्यूमुलेटेड। दो चीजें आ गई हैं। कैजुअल लीव्स, अच्छा पहले समझ लें कि कैजुअल लीव होती क्या है। कैजुअल लीव की डेफिनेशन कहीं लिखी हुई है, अगर आपके पास किसी के पास मैनुअल ओपन है, ये फाइल ओपन है, तो यू कैन सर्च। कैजुअल लीव की डेफिनेशन है मौजूद, तो फिर जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मैं वो शेयर करता हूँ। नहीं सर, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, कैजुअल लीव की देखें, कैजुअल लीव क्या होती है? कैजुअल लीव एक जनरल लीव होती है जो कि अनअनाउंस्ड लीव है, ठीक है, बस आपने छुट्टी कर ली। ऊपर जो एनुअल लीव्स हैं, एनुअल लीव्स आप बाकायदा बता के जा रहे हो क्योंकि 14 डेज के लिए आप एब्सेंट होगे, आप जिम्मेदार आदमी हो, आपकी जगह काम सफर होगा, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो अरेंज कर ले किसी को अपनी आपकी जगह पे, ठीक। कैजुअल लीव में ये होता है कि आप सुबह उठे, एकदम से आपको लगा कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, नहीं जाना चाहिए, आपने छुट्टी कर ली, वो चलें, वो तो सिक लीव में चला जाएगा। आप सुबह उठे, घर में किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, या आप जिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल करते हो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सके, मतलब आपने पूलिंग की हुई है या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी हुई है, आप अपनी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, आप लोग पॉइंट्स में आ रहे होते हो, सुबह देर से उठे किसी भी वजह से, या आप अपने स्टॉप तक जाने के लिए आपको एक और कन्वेंस इस्तेमाल करनी पड़ती है, कोई आपको बाइक पे छोड़ता है, गाड़ी पे छोड़ता है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पॉइंट निकल गया, तब क्या करोगे? कोई अल्टरनेटिव रास्ता है, चले जाओ, वरना इसमें चूंकि बिल्कुल अनअनाउंस्ड है, इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पर अगर आप ऑफ करते हो तो ये कैजुअल लीव, ठीक है। अच्छा, कैजुअल लीव साल में 10 हैं और ये अकमुलेट नहीं होगी, अकमुलेट नहीं होगी। लॉ आपको परमिट कर रहा है कि साल में आप 10 कैजुअल लीव्स कर सकते हो, लेकिन साल के अंदर अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी जिस तरह एनुअल लीव्स हो रही थी। और 3 दिन से ज्यादा की आप कैजुअल लीव लोगे नहीं, 3 दिन से ज्यादा अगर आपको लीव लेनी है, एनुअल लीव अवेल कर लें, ठीक है। अब ये हो रहा है कि आपकी सेहत अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट का भी मसला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट आपको ट्रांसपोर्ट दे रही है, तो कैजुअल लीव से क्या किया जाए? कैजुअल लीव्स ये वो अपॉर्चुनिटी है, 10 दिन की छुट्टी आपको मिल रही है विद पे, तो ज़ाया क्यों करें? ये मेरा थोड़ा सा एक ओपिनियन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल आप कह लें, कुछ भी कह लें, एक छुट्टी मिल रही है ना 10 दिन की विद पे, अवेल करो, प्लान कर लो। ऐसा नहीं कि सारी छुट्टियां आपने फरवरी मार्च में अवेल कर ली हैं, नो, शेड्यूल प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अवेल करें। हम लोग जो आमतौर पर कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारे लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जनवरी टू मार्च अप्रैल छुट्टियां आप अपनी बचा के रखें, कैजुअल लीव्स, उसके बाद ग्रेजुअली स्लिप करना शुरू करें, 1-2 छुट्टियां हर महीने करें, 2 से 3 छुट्टियां बचा के रखें आप नवंबर दिसंबर के लिए, या 4 छुट्टियां बचा के रखें, और उस टाइम पर आप ज़्यादा छुट्टियां करें, ठीक है। बस इसमें ट्रिक ये है कि आप साल के शुरू में छुट्टियां ज़ाया मत करें। कुछ लोग ये कर रहे थे कि मंथ में एक छुट्टी कर लेते हैं, वो सबको ही पता होता है यार ये लास्ट, ये जो महीने का जो आखिरी जुम्मा है ना, इस दिन नहीं आएगा, पता होता है हम सबको, बट इट इज नॉट अनाउंस्ड। ये बड़ा क्लेवरली आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉ ये कह रहा है कि 10 दिन की छुट्टी है, अच्छा एम्प्लॉयर है ना, उसे पता होता है ये जानबूझ के छुट्टी कर रहा है, बहाना कर रहा है, लेकिन भाई 10 दिन की छुट्टी तो अलाउ है, पेमेंट है, पैसे भी नहीं काटेंगे आप उसके, तो इसको स्मार्टली जरा प्ले किया करें। दूसरा, सिक लीव। अब सिक लीव का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल है नाम ही बता रहा है, इसको बस आप ये पढ़ लें कि हर एम्प्लॉय को 8 दिन की, 8 दिन की इन एवरी ईयर लिख दिया, यहाँ पर ऊपर कैलेंडर ईयर लिखा था, यहाँ एवरी ईयर लिख दिया, बहरहाल ठीक है, 8 दिन की सिक लीव मिलेंगी विथ फुल वेजेस, ठीक। और अगर एक साल उसने अवेल नहीं किए तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड अगले साल चली जाएंगी, लेकिन 16 डेज से ज्यादा अकमुलेट नहीं होंगी। क्लियर? सिक लीव को आप कंपेयर करें एनुअल लीव से, ठीक है, सिक लीव को एनुअल लीव से कंपेयर करें। एनुअल लीव्स कितनी है साल में, कितनी है एनुअल लीव्स, कितनी है? आवाज चाहिए मुझे। सर 14 है।
14 है। 14, ओके, सिक लीव्स कितनी है? 8, 8। फुल पेमेंट वाली बात है। ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? yes sir, एट अ टाइम मैक्सिमम अकोमोडेशन कितनी होगी? एनुअल लीव्स कितनी अकोमोडेट हो सकती हैं? 30। वो ध्यान में रखिएगा, वो 14 + 14 28 बनता है, वो नहीं होगी, वो 30 है। जो वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस था ना, वहां पर अगर आप अभी भी डॉक्यूमेंट देखेंगे वहाँ 28 कहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ आप 30 लिख दिया। सिक लीव्स अकोमोडेट होकर कितनी हो जाएंगी? ये डबल हो जाएंगी, 16। ठीक है, ये 15 नहीं का, ये 16 कर दिया। कैसे 20 नहीं किया, ये 16 कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से सेक्शन 16 देखिएगा। सेक्शन 16 में सॉरी, सेक्शन 16 में क्या लिखा हुआ है? फेस्टिवल हॉलीडेज हैं। फेस्टिवल हॉलीडेज कौन सी हैं? क्या होती हैं फेस्टिवल हॉलीडेज? ये भी फुल वेजेस वाली हैं। सर जो पब्लिक हॉलीडेज आती हैं, पब्लिक हॉलीडेज, ठीक है, मतलब जैसे ईद की छुट्टियां हो गई, ईद बकरीद वगैरह। ठीक है, ये ईद बकरीद हो गई है। हम मतलब जो फेस्टिवल के तो हम टर्म इस्तेमाल, चले यहाँ फेस्टिवल का लिखा हुआ है, लेकिन आप कैलेंडर अपना निकाल लें, उसमें कितनी छुट्टियां देखें। जो पब्लिक हॉलीडे है वो तो पब्लिक हॉलीडे है ना, उसकी सैलरी नहीं काटेंगे, उसकी सैलरी नहीं काटेंगे। तो ये फेस्टिवल हॉलीडेज हैं कितनी, कोई काउंट लिखा हुआ है इसमें? 10 डेज लिखा हुआ है। 10 days फेस्टिवल हॉलीडेज विथ फुल वेजेस इन अ ईयर। और ये भी साल के शुरू में ही बता दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर की तरफ से, कि मैं 10 दिन की ये छुट्टियां होंगी। अब इन फेस्टिवल हॉलीडेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पब्लिक हॉलीडेज अगर हम काउंट कर लें, काउंट करेंगे थोड़ा आप मेरे साथ, कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं फेस्टिवल हॉलीडेज में? ईद की छुट्टियां हो गई, ईद के अलावा सर ईद मिलादुन्नबी छुट्टी होती है, ठीक है, नहीं मतलब अभी हम जनरली काउंट होती करते हैं, अभी मैं फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक हॉलीडे की बात कर लेता हूँ, ठीक है, अभी हम सिर्फ पब्लिक हॉलीडे की बात कर रहे हैं। आप साल के शुरू से चलते हैं, हाँ ठीक है, अभी साल से शुरू से चलते हैं, क्योंकि भाई ये तो प्रैक्टिस है ना, ये आखिरी महीना चल रहा है, आखिरी हफ्ता है ना दिसंबर का, अगले साल की सारी छुट्टियां हमने काउंट करके रखी हैं, कब कब कौन सी छुट्टी होगी। अच्छा, पहली छुट्टी आती है कब की आएगी? 5 फरवरी की छुट्टी आएगी, कश्मीर डे। कश्मीर। आती है। ईद की कितने दिन की छुट्टियां आती हैं? सॉरी, 23 मार्च की आएगी, 23 मार्च आएगी। जी 23 मार्च के बाद फिर कौन सी छुट्टी आएगी? 2 छुट्टियां ये हो गई, उसके बाद फिर आएगी ईद। अगस्त। लेबर डे। पहले लेबर डे आ गया, 3 हो गई, फिर ईद आएगी 13 14 में, 3 दिन की वो छुट्टी होगी, 6 डेज ही हो गए, ठीक। इसके बाद फिर कौन सी छुट्टी आएगी? 14 अगस्त। बकरीद पहले आ जाएगी, अब की दफा बकरीद आ जाएगी, उससे पहले बकरीद आ जाएगी, 3 दिन की छुट्टी वो करें, 9 वो गए, 9 14 अगस्त 10, 9 10 मुहर्रम 12, उसके बाद कोई और छुट्टी है फिर 25 दिसंबर 13। इसमें से फिर अगर नहीं, 6 सितंबर की छुट्टी नहीं होती, इसी तरीके से 12 रबी अगर आप लेकर आ जाएं 14, तो इस तरीके की छुट्टियां हैं। इनमें से आप 14 अगस्त माइनस कर दें, 23 मार्च माइनस कर दें, या जो भी कर दें, जनरली फेस्टिवल हॉलीडेज आपको 10 मिलेंगी, और वो साल के शुरू में पता होंगी। अब इसमें ये देखें कि ठीक है, हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर इस्लामिक जितने भी ओकेजन्स होंगे सब में छुट्टियां मिलती हैं हमें, ठीक है, सबको अपने लिहाज से ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर मेनली बात हो रही है, या यूं करें इन एडिशन टू दिस, वो लोग जिनके रिलीजन थोड़ा डिफरेंट है, उनके फेस्टिवल्स, तो उनकी जो फेस्टिवल्स हैं उनमें भी 10 छुट्टियां दी जा सकती हैं, वित्त भी होगी और गवर्नमेंट पहले से नोटिफाई करेगी। अगर आप जो ऑफिशियल कैलेंडर्स होते हैं सिंध गवर्नमेंट के देख रहे हैं, तो उसमें छुट्टियां डिफाइन होंगी, जैसे होली दिवाली की छुट्टी अलग से दी जाएगी, ईस्टर की छुट्टी मौजूद होगी, गुड फ्राइडे की छुट्टी मौजूद होगी, वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो फेस्टिवल हॉलीडेज में मेनली ये चीजें दी जा रही हैं। पब्लिक हॉलीडे अलग है, फेस्टिवल हॉलीडेज अलग है, वो 10 दिन की हैं, 10 दिन तक की फेस्टिवल हॉलीडेज ली जा सकती। तो ये साल में टोटल छुट्टियां कितनी बन रही हैं भाई? 14 डेज की एनुअल लीव हो गई, 10 कैजुअल, कितने हो गए? 24। 24। फिर आप बीमार भी पड़ते हैं,
अभी 8 दिन बीमार हो गए, अब कितने दिन हो गए? 32 32। एक महीना सोचो विद पे, छुट्टी विद पे। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको इनको अवेल ना करे। सिक लीव को छोड़ दें, सिक लीव को ऐसा इस्तेमाल मत किया करें, ठीक है? वो बस नेचुरली हो तो ठीक है, बाकी कैजुअल को ज़रूर प्लान करें और एनुअल लीव को ज़रूर प्लान करें। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, जहन बार बार बोलने का मतलब है कि जहन में चीज़ बैठ जाए। अपनी सिचुएशन को देखते हुए इन चीज़ों को अवेल ज़रूर करना। और इसमें कतन कोई काम चोरी की बात नहीं है, काम से भागने वाली बात नहीं है। इट इज़ योर राइट एज अ एम्प्लॉय। हाँ, जब एम्प्लॉयर बनोगे ना तो उसको सबको कहना यार काम चोरी कर रहा हूँ, सब पे बेशक ये टर्म इस्तेमाल कर लेना। As long as you are an employee, plan these holidays cleverly, smartly. एम्प्लॉयर हो तो ठीक है, फिर हो जाएगा। फिर एक बड़ा बहाना चलता है ना, आप छुट्टी के लिए जाते हैं, आपका बॉस यार तुम चले जाओगे तो ये काम कौन देखेगा, तुम्हारे अलावा तो कोई है नहीं, कैसे चलेगा ये काम। एक ये तरीका होता है। आपको पता होता है कि वो हर तीसरे दिन आपको बुला के डांट डपट कर रहा होता है, लेकिन नहीं, छुट्टी के टाइम पर तो फिर ऐसा हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप छुट्टी के लिए जाते हैं, बॉस कहते हैं कि ठीक है तुम वैसे ही काम नहीं करते, चले हो लंबी छुट्टी लेके चले हो। तो लोग इस वजह से भी छुट्टियां अवॉइड कर रहे होते हैं। देखो, जब तक आप परमानेंट एम्प्लॉय हो ना, आपको कोई निकाल नहीं सकता इतनी आसानी से बगैर किसी जस्टिफिकेशन के। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ लें जरा, इसके साथ साथ ही एकदम से मुझे याद आया, टर्म भी आई तो सामने मुझे याद भी आ गया। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 19। अब आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, जरूरी नहीं कि जिंदगी पर वहीं पे गुजारोगे। वो गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है, लोग बेचारे, मैं बेचारे ही बोलता हूँ, ठीक है? ये बात नहीं है कि बहरहाल जब बेचारा बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पेंशन के आसरे में गुजार देते हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर बदनाम भी होते हो, काम भी नहीं कर पाते, किसी को करने भी नहीं देते हो, साजिशें करते रहते हैं आपस में। मैं एम्प्लॉयज की बात करूँ, अमंग जो मैं स्पेसिफिकली अपने कुलीग की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की या किसी और की बात नहीं कर रहा। तो वो उन लोग की बात अलग है, उनके अपना सोच। जब आप प्रोफेशनल हो, यू हैव टू मूव। ये बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। जब जॉब स्विच करने के जब मौके मिलते हैं ना, तो देखिए दो किस्म की स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। मेरा वास्ता पढ़ा था जब एक दफ़ा जब स्विच करनी थी, तो टाइम ज़्यादा गुजार लिया था एक जगह। तो उधर से जब मैं स्विच कर रहा था, थोड़ी सी पोजीशन बनी हुई थी, तो उधर रोकने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो ओपिनियन शेयर किया मुझसे, वो ये था, कहा था, वर्कर वर्कर थे वो, ने कहा था कि बेटा पत्थर अपनी जगह भारी होता है, पत्थर अपनी जगह रहेगा, भारी रहेगा, वंस यू मूव यू विल बिकम द रोलिंग स्टोन। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है कि आप एक ही जगह रुके रहो। जहां मैं जा रहा था, दोज हु वर पुलिंग मी आउट, उनका ये ओपिनियन था, उन साहब का 30 ईयर्स का उस वक्त उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, पत्थर अपनी जगह भारी होता है, लेकिन पानी अगर खड़ा रहे एक जगह तो वो बदबू छोड़ देता है। पानी को बहते रहना चाहिए। अब तुम डिसाइड कर लो तुम पत्थर हो या पानी हो। और ह्यूमन हो, ठीक है, बंदा एक जगह टिक नहीं सकता, तो अपना डिसीजन खुद ले लो। तो जब भी आप स्विच करें, जब भी आप स्विच करें, जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, इन दो स्कूल ऑफ थॉट को ध्यान में रखें। उस वक्त आप डिसाइड कर लें, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जगह बढ़ती जा रही है, बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं, स्टे, अदरवाइज मूव। क्योंकि जो आपकी आप मूव जो करते हो ना, या चलो आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब क्यों करते हैं, चलें यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। हम कहीं पे भी जॉब करते क्यों हैं? एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस के अलावा और पैसों के लिए। पैसों के लिए, ठीक, पैसों के लिए करते हैं ना, क्योंकि देखिए फिर दो क्लासेस आते हैं। या तो कुछ लोग हैं जिन्हें शायद पैसों की ज़रूरत नहीं है, होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी किस्म की स्किल लर्न ही इसलिए करते हैं कि इसके ज़रिए कमा सकें, या स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि ऑफिस जॉब कर सकें, हमें जॉब मिल जाए। बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं हम, जॉब मिल जाए, हमें लगी बंदी मिलते रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और जो भी सिलता है पैसे कमाने ना।
और हर साल के बाद कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी लगना है। अगर आप एक जगह पर रुके रहोगे तो आपका इंक्रीमेंट बड़ा नॉमिनल किस्म का होगा। सैलरी जॉब वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस वालों की नहीं, उनकी अलग चीज है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और आप में से अक्सर लोग जॉब करेंगे, देखो भाई जॉब वालों के लिए सैलरी बढ़ती है स्विच पे। जब स्विच करते हो उस पर सैलरी बढ़ती है। स्विच नहीं करोगे, एक जगह रुके रहोगे, रिस्पेक्ट शायद आपको मिल जाए, लेकिन 20-25 साल के बाद फिर कोई एक गलती होती है, उस गलती में सारी रिस्पेक्ट धरी की धरी रह जाती है। सैलरी नहीं बढ़ेगी एक जगह रुकने पे, रेगुलर इंक्रीमेंट ही लगेंगे। अगर आप सैलरी इंक्रीज करना चाह रहे हो तो देन यू हैव टू स्विच। और जब आप स्विच करोगे तो स्विच करो हमेशा एट अर्ली लेवल पे, कम से कम 50% का रेस तो मिले या कोई और बेनिफिट तो मिले, तब स्विच करो, वरना स्विच करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी स्टार्ट में 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 35,000 की जॉब मिल रही है, डोंट, ठीक है, दूसरी चीजों को आप ध्यान में रखो, डोंट स्विच। 40 से ऊपर जाओ, 45 पे जाओ, 2 साल रुको, 45-50 वैसे मिलेगा आप लोगों को, उस वक्त आप स्विच कर लो। लेकिन जो पहली जगह जहां पर आप स्टे कर रहे हो ना, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो पहली जॉब मिले वहीं पर रुके रहो, नो। जहां पर आपको जॉब मिली है आप देख रहे हो कि कंडीशन अच्छी है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर है, लर्निंग आपको मिल रही है, लर्निंग का मौका है, स्टे। अदरवाइज मूव। वहां पर फिर आप सैलरी नहीं देखोगे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड सैलरी से पहले आता है। जब आप किसी भी जॉब वगैरह को आप जहन में कंसिडर कर रहे होते हैं ना, तो सैलरी तो तीसरा तीसरा पॉइंट आता है। पहला तो आप देखो जॉब सेटिस्फेक्शन, जो आप काम कर रहे हो आप सही काम भी कर रहे हो, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। रात में नींद आती है, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा फिर आप ये देखो कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपकी स्किल से मैच कर रही है। मतलब आपको कैलकुलेशंस में करते हुए मौत पड़ती है, आपको कैलकुलेशंस ही करनी पड़ी है, या आपको कंप्यूटर स्किल्स इतनी शानदार नहीं है, आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ा है, स्ट्रेस रहेगा जहन में कि हर एक से हेल्प लेनी पड़ेगी, ये जॉब अच्छी नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर सैलरी आती है। हाँ, इन सब के बाद भी अगर आपको ऐसे हेरा फेरी भी कर रहे हो और काम भी, जॉब नेचर भी ऐसी जो कि आपके इंटरेस्ट की नहीं है, सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है, 80,000 मिल रहे हैं, आपने सोची भी नहीं थी कि मुझे इतने मिल जाएंगे, तो ठीक है, फिर ये आपका डिसीजन है, टोटल आपका डिसीजन है, ठीक है। तो बहरहाल ये पूरी कहानी कहीं की कहीं चली गई, ड्यूरेशन भी इसका बढ़ा हुआ है मीटिंग का, तो पता नहीं कहाँ निकल गया था। आई वॉज अबाउट टू टॉक अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब स्विच करते हैं, तो स्विच करने में क्या होगा? स्विच करने में आप एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन होगी ना, आप छोड़ के जा रहे हो, तो जब छोड़ के जाओगे तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा रेजिग्नेशन। आप प्रॉपर रेजिग्नेशन दोगे। रेजिग्नेशन का पर्पस क्या होता है? आप अपने एम्प्लॉयर को बता रहे हो कि भाई मैंने इतना सर्व किया है, मैं इस तारीख के बाद से अवेलेबल नहीं होगा, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और जो मेरे ड्यूज हैं, क्योंकि अब आप अभी आप ऊपर पढ़कर आए हो, कैजुअल लीव की कोई पेमेंट नहीं होती, सिक लीव की कोई पेमेंट नहीं होती, एनुअल लीव की तो पेमेंट होती है, या आपकी पहले की कोई तनख्वाह रुकी हुई है, कोई इंक्रीमेंट ड्यू है, कोई एरियर्स आपको मिलने हैं, किसी किस्म का कोई यूटिलिटी अलाउंस आपको मिलना है, तो रेजिग्नेशन के टाइम पर आप सारे के सारे डिमांड करते हो कि सारे ड्यूज आप क्लियर करें। और इससे ऊपर आप कहीं पढ़कर आए हो पेमेंट और वेजेस में, इसमें लिखा है कि टर्मिनेशन के अगले दिन आपको सारे ड्यूज मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो ये नोटिस आपको कितने अर्से पहले देना है? कितने 1 अर्से पहले month। देना है? 1 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मंथ लिखा हुआ है वैसे कोई? 1 मंथ नोटिस, ठीक है, सही है, 1 मंथ नोटिस। तो अगर आप रिजाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी रिजाइन कर रहे हो, तो आपको मतलब अगर आप आज रिजाइन करते हो, आज अगर आप रिजाइन करते हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं 1 फरवरी से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि टर्मिनेशन आप एम्प्लॉय की साइड से देखें, वो आपको नोटिस देखे कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, या हम आपकी सर्विसेज, नो मोर सर्विसेज रिक्वायर्ड, 1 फेब से नहीं आना, 1 महीने का नोटिस होगा। ये ऑर्डिनरी बिजनेस में ये हो रहा होता है, बिल्कुल जो नॉर्मल जो रूटीन है ना, रूटीन वाले कामों में ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट फोर्सफुली टर्मिनेट की जाती है, फोर्सफुली टर्मिनेट की जाती है। अब उसमें क्या होगा? उसे भी नोटिस पीरियड दें, बर्दाश्त करें, क्या करना चाहिए? सर नोटिस तो देना चाहिए। नोटिस देना चाहिए। देखें, इसमें एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन ऐसी होती है, अगर आपके पार्टनर में बात करूं, मैं एम्प्लॉय के पार्ट में बात करूं, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी आई है किसी अपनी एक ड्रीम
एस्टेब्लिशमेंट में, ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने की सोच रहा था और पहले उसने कभी इंटरव्यू दिया हुआ था और फिर एकदम से उसके पास कॉल आई कि भाई विद इन 3 डेज आके ज्वाइन कर लो या विद इन अ वीक आके ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम किसी और को ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पर 1 महीने का वेट नहीं करेगा, 1 महीने का वेट करेगा तो फिर इसकी जॉब गई। तो इस सूरत में कोई ना कोई रास्ता होगा। रास्ता ये होगा कि आप 1 महीने का जो आपको काम करना था, आप उसकी जगह पर 1 महीने की तनख्वाह आप छोड़ के जाएंगे। आप 1 मंथ नोटिस आप नहीं दे पा रहे हो तो 1 मंथ सैलरी आप सरेंडर कर दें कि ठीक है मैं आप सरेंडर कर रहा हूँ सैलरी, आप सैलरी देंगे एम्प्लॉयर को, चले जाए। ठीक। दूसरा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को निकालना है, ठीक है, और इमीडिएट फायरिंग जो होती है वो 2 से 3 वजूहात की बिना पर होती है। ये बात पहले भी हमने डिस्कस की है। इमीडिएट फायरिंग होती है फाइनेंशियल करप्शन की बेसिस पे या मोरल करप्शन की बेसिस पर। इन 2 मामलात की बात तो आप अगले दिन उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, 1 मंथ नोटिस तो बनता ही नहीं है। तो इस सूरत में ये होता है कि ठीक है, बोला था कि नो मोर सर्विस रिक्वायर्ड, कल से नहीं आना, बल्कि कल सीधा जाना अकाउंट्स डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, वहां से अपने ड्यूज क्लियर करा ले। अब वो ड्यूज जो भी होंगे या 1 मंथ की सैलरी होगी, जैसा भी होगा वो ऐसा होगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो बात की गई है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई कि 1 महीने का नोटिस दोनों साइड से दिया जाएगा। बाकी अगर जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, डेली वेजेस वाले को किसी किस्म का कोई नोटिस दिया जाएगा या नहीं होगा? सर जो परमानेंट या टेम्पररी? नहीं नहीं, डेली वेजेस पर है, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं होगा, उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। देखें ये देखें, नो टेम्पररी एम्प्लॉय वेदर मंथली रेटेड या जो कुछ भी है या अप्रेंटिस, इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इन्हें आप कह देंगे कल से नहीं आना। यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है परमानेंट एम्प्लॉय की या कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय की। कुछ डेफिनेशन में कुछ इस तरीके की बात है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय या टेम्पररी एम्प्लॉय या डेली वेज, ऐसी कोई डेफिनेशन हैं? क्विकली जरा मैं देख लूं, ताकि ये चीज़ भी अब टर्म आई है तो इसको इस लिहाज से हम जी सर, परमानेंट परमानेंट की आ रही है, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय किसे कहते हैं? परमानेंट एम्प्लॉय किसे कहते हैं? परमानेंट एम्प्लॉय आप उसे कहते हैं जिसने एटलीस्ट 9th मंथ की कंटिन्यूस सर्विस की हो, ठीक है। एक पोजीशन पे नहीं, मुख्तलिफ पोजीशन पे, मतलब डेजिग्नेशन उसके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सेम होगी। और ये वही बात आ गई कि उसका जो 9th मंथ में जो पीरियड ऑफ लीव्स है, बीमार हो गया है, हड़तालें हो गई हैं, ये इलीगल लॉकआउट्स जो लिखे हैं, ये तमाम इसके इसमें शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगी ये सारी चीज़ें इसके एक्सपीरियंस में 9th मंथ्स में। मतलब वो रहेगा एक ही जगह पर, वो रहा है, 9 महीने उसके पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद वो परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर कंसीडर हो सकता है। और उस 9th मंथ में उसने 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक। इसको हम इस तरीके से देखें कि परमानेंट एम्प्लॉय कौन होता है। अब ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हम बात करें। परमानेंट एम्प्लॉय वो होगा जिसने 12 महीने एक जगह काम किया है, 9 महीने की कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है, 3 महीने का प्रोबेशन है, 12 महीने हो गए, 1 साल मुसलसल काम किया है, तो ही विल बी परमानेंट एम्प्लॉय। अब परमानेंट एम्प्लॉय के फायदे क्या हैं? जितने इस एक्ट में फायदे लिखे हुए ना, एनुअल लीव्स और मैटरनिटी लीव्स, सिक लीव्स, कैजुअल लीव्स, ये सब मिलेंगी सिर्फ किसे? परमानेंट एम्प्लॉय को। कॉन्ट्रैक्ट वाले को, सॉरी, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। छुट्टी का मतलब डिडक्शन ऑफ सैलरी, ठीक है। इसीलिए लोग या कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे और कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। परमानेंट वाले को तमाम बेनिफिट मिलेंगे, डेली वेजेस के ये बेनिफिट नहीं है। एक और टर्म होती है एडहॉक वाली। एडहॉक में होता है कि किसी किस्म की कोई बेनिफिट नहीं, छुट्टी करोगे पैसे कटेंगे। वो एडहॉक और डेली वेजेस वाले तकरीबन सेम ही होते हैं। तो जब आप लोग कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करें, आप लोग जॉब करें, अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपका अपॉइंटमेंट किन बेसिस पर हो रहा है। परमानेंट तो डेफिनेटली डे 1 से नहीं होगी कि प्रोबेशन पीरियड गुजारना है,
तो ये ध्यान में रखिएगा 1 साल तो कम से कम लगेगा किसी भी जगह पर परमानेंट एम्प्लॉय होने में, ठीक। तो 1 साल के बाद आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलने शुरू होंगे, डे 1 से नहीं मिलेंगे। कैजुअल लीव शायद आपको मिलना शुरू हो जाए, लेकिन एनुअल लीव तो 1 साल पूरा करने के बाद आपको मिलेंगी। तो परमानेंट एम्प्लॉय की ये चीज़ है। और परमानेंट एम्प्लॉय आप कहाँ पर आएंगे, अब आप ये खुद डिसाइड करोगे इन चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ आपको लॉन्गर स्टे करना है। लॉन्गर स्टे का मतलब ये है कि 3 to 5 ईयर्स, 3 और 5 साल से ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं करना, अनलेस यू you have been given a substantial rise in your salary or you have been given some designations। उसमें बेशक आप रुक जाएं, वरना सेम डेजिग्नेशन पर या सेम सैलरी ब्रैकेट पे 3 साल से ज्यादा रुकना अपने आप को ज़ाया करने वाली बात है। मूव ऑन, ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई और चीज जो आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात जो डिस्कस करना चाह रहे हो? अच्छा, जर्नल क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था कुछ पढ़ के आने का, आप लोग डेफिनेटली पढ़कर भी आए होंगे। कोई ऐसी चीज जो कि आप लोग पूछना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं? सर जो पिछला एक्ट था उससे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्वेश्चन आंसर सेशन आप कर लीजिए, मुझे जवाब पता होगा मैं शेयर कर दूंगा। सर सवाल ये है कि जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन किसी एक सूबे में होती है, तो क्या ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन हो सकती है कि ऑल ओवर पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके? मिसाल तौर अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि सिंध में भी काम कर रहा है, पंजाब में भी काम कर रहा है, तो दोनों सूबों को कवर करे या ओवरऑल पाकिस्तान को कवर करे, इस तरह से हो सकता है? देखिए, रजिस्ट्रेशन आपकी होगी किसी एक प्रोविंस में, एक प्रोविंस में। इस वक्त चूंकि रिकॉर्ड्स सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इवन आपके सीनियर्स में एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो 2 प्रोविंस में रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, बट इट्स नॉट लीगल, ठीक है। अब ये अगर किसी का बिजनेस है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो हर एक में रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि काम करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। रिटेल ड्रग का लाइसेंस चाहिए, रिटेल ड्रग में आप क्वालिफाइड स्टाफ किसी और को लिख रहे होगे, क्वालिफाइड स्टाफ के तौर पर नाम उस प्रोविंस की रजिस्ट्रेशन जिसकी है उसके लिख लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने आप को क्यों फंसाओगे? बल्कि अगर आपका बिजनेस 2 से 3 प्रोविंसेस में फैला हुआ है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन तो उस जगह कराओ जो क्या कि परमानेंट रेजिडेंस है, या जहां पर आप फिजिकली मौजूद होगे। फिजिकली आप मौजूद नहीं हो तो देन देयर इज नो नीड टू मेंशन योर नेम एज अ क्वालिफाइड स्टाफ, नहीं करें। आप वर्कर जो आपने एम्प्लॉय किया है उसी के लाइसेंस आप लेके रखें, किसी और से लाइसेंस लेना, अभी कितना मेरा कोई दोस्त बता रहा था कि साल के 2.5 लाख रुपए लोग दे रहे होते हैं, ये इस पर थोड़ी सख्ती है, लाइसेंस इतने में जा रहे हैं, ये गलत चीज़ है ये। अपना अगर आप पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल होलसेल पर हो, होलसेल पर आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, मूव करो। इन शॉर्ट, एक प्रोविंस में रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन आपने पंजाब फार्मेसी काउंसिल से कराई, आप सिंध में काम करो, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप काम या करो, रजिस्ट्रेशन आपकी एक जगह हो जाएगी, आप काम कहीं पे भी कर लो, काम करने का कोई मसला नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। एक और सवाल है सर, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब जिस जगह काम करोगे वो मेंशन करना। जी सर, तो अगर मिसाल तौर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि हम कहाँ करेंगे क्या करेंगे, कुछ भी दे दिया, मतलब घुमा दिया, तो अगर हमारा मतलब है कि बन गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद हम कहीं काम कर रहे हैं तो उसके अंदर वो चीज मेंशन तो नहीं होगी, तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कतन कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो इसको हम इस तरीके से लें कि प्रोफेशनल एड्रेस मेंशन करना है। आप इसको जॉब ही नहीं कर रहे, हम ये मेंशन, आप कहते हैं कि भाई आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, शो करना चाह रहे हो, आप बता दो कि हाँ ठीक है मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो इट्स ओके। अब आपने कहीं पे स्विच किया है नहीं किया है, कहीं पर ही आप जॉब कर रहे हो, वो आपका मैटर है, रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन वालों के से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आपका नाम एज अ क्वालिफाइड स्टाफ किसी लाइसेंस पे मौजूद है, सेल ऑफ ड्रग के या रजिस्ट्रेशन के या मैन्युफैक्चरिंग पे, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन से स्विच कर गए हो,
तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो रजिस्ट्रेशन वालों को, मतलब फार्मेसी काउंसिल को इन्फॉर्म कर दो, या जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, नॉट द फार्मेसी काउंसिल, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसे आप इन्फॉर्म कर दो। सेल और ड्रग में सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उधर आप इन्फॉर्म कर दो कि आई एम नो मोर इन एसोसिएशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, तो आप मेरा नाम यहाँ से निकाल दें। अगर वैसे तो वो एम्प्लॉयर बताएगा, लेकिन आप भी इन्फॉर्म कर दो। बाकी प्रोफेशनल एड्रेस देने की ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ नहीं होता वो। ठीक ओके है सर, थैंक यू। ठीक है। कोई और चीज, कोई और टॉपिक जो डिस्कस करना हो स्पेसिफिकली इस एक्ट के हवाले से? क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे ना, हो सकता है कुछ चीजें कवर ना हुई है जो आपके जहन में हो, आप लोग डिस्कस करना है। सर जी सर सिर्फ कैजुअल लीव जो है वो पेड नहीं होती हैं, बाकी उसके अलावा एनुअल और बाकी सिक लीव सब पेड होती हैं। कैजुअल लीव भी पेड होती हैं, कैजुअल लीव पेड होती हैं। आप 2 दिन छुट्टी करें, आपको पैसे नहीं कटेंगे, पेड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, वो अगले साल नहीं जाएंगे, ये फर्क है। अच्छा सही, ठीक है, ठीक है अभी ठीक हमने है सर। कैलकुलेट किया है ना कि पूरे साल में आप 32 जी जी, लीव्स अवेल कर सकते हैं, उसमें कैजुअल भी शामिल है। बस सिर्फ फर्क ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ठीक है, एग्जैक्टली, कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, सिक लीव और एनुअल लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें भी लिमिट है। एनुअल लीव लिमिट है, 30 से, जी जी। जी वो 30 से ज्यादा अकोमोडेट नहीं होंगी, और ये सिक लीव और वो 16 से ज्यादा 16, अकोमोडेट, जी इससे ज्यादा ठीक है अकोमोडेट नहीं ठीक होगी। है, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर? सर इसके अंदर अगर हमें फॉर एग्जांपल बीमार है 3 महीने तक या 2 महीने तक, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? हाँ फिर ठीक है, सैलरी ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, अब इसमें देखें, आप बीमार हो गए, ठीक है, या एनुअल लीव पे गए थे, एनुअल लीव पे गए, शौक में आप दिसंबर में चले गए ऐसी जगह पर जहाँ बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो गए, आपको 1 जनवरी को ज्वाइन करना था, रास्ते बंद है, नहीं आ पा रहे, या जुलाई में निकल के बारिशों वाले जमाने में रास्ते बंद है, नहीं आ पा रहे, तो इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा ये कि आपका जनरली ये देखा जाएगा कि आपके लीव अकाउंट में मजीद छुट्टियां बाकी हैं, मजीद छुट्टियां, मतलब आपकी 30 आपके अकाउंट में मौजूद थी, आप 14 डेज की आपने छुट्टी ली, डे 15 डे 16 आपका भी अवेल हो गया, तो अब वापस आके आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे इसमें से पैसे नहीं काटो, जो एनुअल लीव है उसी में एडजस्ट कर दो, मुमकिन है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में छुट्टियां मौजूद नहीं है तो मे बी शायद कैजुअल लीव के तौर पर हो जाए। अगर आपके अकाउंट में ना कैजुअल लीव मौजूद है, ना सिक लीव मौजूद है, ना एनुअल लीव मौजूद है, कुछ ही मौजूद नहीं है, फिर भी आप छुट्टी कर रहे हो, तो एम्प्लॉय आपको लीव विदाउट पे डाल सकता है। अच्छा, इसी तरीके से आप किसी वजह से बीमार हो गए बीमार हो गए, और खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय की, चलो मैं अपने वर्ड्स में रीफ्रेज कर रहा हूँ, आप बीमार नहीं हुए, हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, और उसकी बीमारी ऐसी होती है जो वो 8 दिन से ज्यादा बीमार रहता है, तो अब क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा? नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट ने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी रखी हुई है, जब ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है तो उसके एक्सपेंसेस, तो जब तक उसकी इंश्योरेंस की लिमिट है वो पैसे वहां से पूरे होते रहेंगे। सैलरी वगैरह का क्या होगा? सैलरी वगैरह का होगा कि अगेन इसी तरीके से देखा जाएगा कि किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है लीव अकाउंट के हवाले से, उसकी एनुअल लीव्स अकोमोडेट हुई हुई है, सिक लीव्स हैं, अगर वो अकोमोडेट हो सकती हैं ठीक है, अगर वो सब एक्सीड कर जाती हैं तो लीव विदाउट पे जा सकते हैं। यहाँ पर फिर रिक्वेस्ट की जाती है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखते हैं कि कहीं से कॉम्पनसेट किया जा सकता है, मतलब अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे, सैलरी के बगैर गुजारा नहीं है, ब्रेड अर्नर है, तो अब ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, अब ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, अब इससे इस सूरत में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ फंड, जैसे बेनेवोलेंट फंड वगैरह बनाया होता है, वर्कर वेलफेयर फंड बना हुआ होता है, उससे शायद कभी कभी चीजें दी जाती है। ठीक है, लीगली ये होगा कि जैसे ही अकाउंट में लीव खत्म हुई, सैलरी डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए स्मार्टली छुट्टियां जो है ना अपने अकाउंट में रखा करें, लेकिन जाहिर 30 से ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो 30 से ऊपर वाली सारी अवेल किया करें। जी सर, ठीक है। ठीक ओके है, सर। कोई और क्वेश्चन है तो कर लीजिए, फिर मैं इसे कंक्लूड करूँ सेशन को, या अगर अभी फौरी तौर पे कोई सवाल जहन में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, अगले सेशन हम इसे फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अब जो भी अगला सेशन हो, वैसे कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि अगला सेशन सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर का होगा, आप पूरा ये
एक्ट पढ़ लें। इसमें कोई चीज़ पूछनी हो हम सिर्फ QA सेशन पे पूरा गुजार लेंगे। किसी किस्म की वीडियो मुझे बनानी पड़ी तो आई विल मेक द वीडियो एंड शेयर इट विद यू। नेक्स्ट वीक मेरी पूरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीक में हम इसे ख़त्म करके फैक्ट्रीज लॉ भी शुरू कर दें। फैक्ट्रीज लॉ इवनिंग मॉर्निंग सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वीडियोस जो उनके साथ बन चुकी हैं, तकरीबन 4 से 5 वीडियोस हैं, वो मैं शायद वीकेंड पे मैं शेयर कर लूँगा। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा ताकि आप लोग इसी पे फोकस करें, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पे। ठीक है, एनी अदर थिंग या कंक्लूड करें? नो सर, अभी कोई भी नहीं, कंक्लूड कर लें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज 12 ये सेशन लंबा हो गया। जूम ने मेरा ख्याल है कि शायद न्यू ईयर की वजह से कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, क्रिसमस में भी इस तरह की रिलैक्सेशन दी हुई थी, तो हमें हर 35 मिनट के बाद चेंज नहीं करना पड़ा। और ठीक है, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर।